अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर, जिसमें फर्दर टॉपिक हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने क्या कहा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जिन्होंने एक्सप्लेन किया डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को, और नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था। डी ब्रोगली ने ये कहा था कि जो लाइट है, जो रेडिएशंस हैं, ये क्या है, वेव की फॉर्म में भी हरकत करती हैं, यानी ये वेव नेचर भी रखती हैं और पार्टिकल नेचर भी रखती हैं। इसने ये कहा कि जब रेडिएशंस मूव करती हैं तो इनकी वेव नेचर होती है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पैटर्न से। जबकि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमने एक्सप्लेन किया कॉम्पटन इफ़ेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से। हमने इसमें देखा कॉम्पटन इफ़ेक्ट में और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में कि जब लाइट रेज रेडिएशंस इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, तो उसमें से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देती हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाती हैं तो ये फिर इनका पार्टिकल नेचर है। और डायफ्रैक्शन पैटर्न में हमने इन लाइट को देखा कि जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये दो वेव्स की फॉर्म में इसमें से निकलती हैं और इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पैटर्न शो करती हैं। डी ब्रोगली ने ये सोचा कि जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था कि मैस जो है, मादा जो है, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी मादा में मैस में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसी तरह इसने कहा कि जो रेडिएशंस फिर है, इनकी भी दो नेचर्स हो सकती है। नंबर वन, इसने ये हाइपोथेसिस दिया था कि नंबर वन कि जो रेडिएशंस है मूव करती हैं तो ये पार्टिकल नेचर है, और जब ये मूव करती हैं तो वेव नेचर है, और जब ये इंटरेक्ट किसी जिस्म के साथ करती हैं तो ये पार्टिकल नेचर है। और इसी को इसने डुअल नेचर ऑफ लाइट का हाइपोथेसिस कहा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एनर्जी है रेडिएशंस की, जब ये बिहेव करती हैं वेव्स की फॉर्म में, तो हमारे पास E इज़ इक्वल टू HF होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की जगह इसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का F हमारे पास इक्वल होता है V/λ। तो V, क्योंकि हम यहाँ पर रेडिएशंस की बात कर रहे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, तो हमने V को कन्वर्ट कर दिया C से, और हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई वेव की फॉर्म में एनर्जी की। और इसी तरह हमारे पास एनर्जी है जब क्या करती है रेडिएशंस पार्टिकल नेचर शो करती हैं, तो उस वक्त E इज़ इक्वल टू mc², जो कि आइंस्टाइन ने मैस एनर्जी इक्वेशन दी थी। तो यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया, तो mc हमें पता है मैस इनटू स्पीड है, वेलोसिटी है। तो मैस इनटू वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो हमने mc को किससे कन्वर्ट कर दिया, p से कन्वर्ट कर दिया, और एक एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया, और यहाँ से हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला आया। यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट किया, और p की वैल्यू हमारे पास p इज़ इक्वल टू h/λ आया। इस इक्वेशन को डी ब्रोगली ने थोड़ा सा रीअरेंज किया, और उसने कहा कि जो लैम्डा है वो क्या है, इज़ इक्वल टू h/p की इक्वल आता है। तो h यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और p क्या है, मोमेंटम है उस पार्टिकल का। क्योंकि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे है, p इज़ इक्वल टू mc हमने रखा था पीछे, p इज़ इक्वल टू mc, तो हम c की जगह पर क्या कर देंगे, c को कन्वर्ट कर देंगे v के साथ। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, h/mv, जिसे डी ब्रोगली वेवलेंथ फार्मूला भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर दो डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए
क्या फाइंड करते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक बॉल है जिसका मैस क्या है 0.5 kg है और इसकी स्पीड क्या है 13.3 मीटर पर सेकंड। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की और ये हमारे पास वैल्यू आई। आप देख सकते हैं कि -34, यानी हर पार्टिकल, डी ब्रोगली ने ये कहा था कि हर पार्टिकल क्या है जो भी मूव करता है उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होती है, ठीक है, चाहे हम खुद मूव करते हैं। तो हमारी वेवलेंथ क्योंकि बहुत छोटी है तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इन रियल लाइफ हमें ये नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हमारे पास पार्टिकल वेरी स्मॉलेस्ट है तो इसकी रेंज जो है एक्स रेज के इक्वल आती है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये फिर ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है मूव करते हैं, तो वो क्या है उसकी वेव नेचर है, और जब वो इंटरेक्ट करता है तो उस वक्त उसकी इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर है। और इसी को इसने डी ब्रोगली ने डुअल नेचर ऑफ लाइट कहा, जिसे हम पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। क्योंकि ये जो था डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था कि जो लाइट है इसकी डुअल नेचर है, तो इसी फार्मूले को, इस थ्योरेटिकल को बेस बनाते हुए डेविसन ने और जर्मर, दो साइंसदानों ने इसको एक्सप्लेन किया और इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी। और इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ करते हुए इन्होंने ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन जब किसी भी निकल क्रिस्टल के साथ इंटरेक्ट करता है या किसी भी मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करती है, तो ये हमारे पास पार्टिकल नेचर भी है और ये इंटरफेरेंस पैटर्न भी शो करते हैं। हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं। ये था सेटअप डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने एक लिया फिलामेंट जिसको बैटरी के साथ अटैच किया। बैटरी के साथ अटैच करने की वजह से उसे पोटेंशियल मिलता रहा और पोटेंशियल के इंक्रीज़ होने की वजह से थर्मियोनिक एमिशन इंक्रीज़ हुआ और थर्मियोनिक एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। यहाँ पर लफ्ज़ थर्मियोनिक एमिशन यूज़ किया गया। इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के साथ इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है कि किसी भी बॉडी को जब हम हीट अप करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को छोड़ देते हैं, और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल क्या कहलाती है, जब हम हीट अप करते हैं उस वक़्त इलेक्ट्रॉन की रिमूवल क्या कहलाती है, थर्मियोनिक एमिशन कहलाती है। लेकिन फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में क्या होता है कि हम किसी भी मेटल पर लाइट को फॉल करवाते हैं और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है अगर उस मेटल की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो वो उसको उस इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकाल देता है और इलेक्ट्रॉन का ये रिमूवल फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाता है। ये छोटा सा फ़र्क था थर्मियोनिक एमिशन और फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं एक बैटरी अटैच है। बैटरी इसलिए अटैच है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है। पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करने की ये वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन स्पीड के साथ एक गन, ये इसको इलेक्ट्रॉन गन का नाम दिया, तो ये एक स्पीड के साथ इंटरेक्ट करते हैं टारगेट जो मटेरियल हमारा निकल क्रिस्टल पड़ा हुआ है उसके साथ। तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करके ये डिफ्लेक्ट होते हैं, और जब ये डिफ्लेक्ट होते हैं तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो इस करंट को डिटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पोटेंशियल इंक्रीज़ करने की वजह से ये थीटा और फाई पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हमने देखा कि हम पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। ये देखें पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। पोटेंशियल इंक्रीज़ होने की वजह से एंगल भी चेंज होता जा रहा है और एंगल
50 पर हमारे पास मैक्सिमम पीक आती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, कि एंगल 50 पर मैक्सिमम की वैल्यू कैसे आ रही है और किस तरह से ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है। ये एक थ्योरेटिकल ये था कि जब हमने देखा कि एंगल इज़ इक्वल टू 50 होता है तो और पोटेंशियल हमारे पास 54 आता है, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू ये आती है जो भी वेवलेंथ एसोसिएटेड थी इलेक्ट्रॉन के साथ। ये हमारे पास फार्मूला है एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये फार्मूला हम देखते हैं कि ये कैसे फार्मूला आया और इसको थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स ने ये कहा कि ये जो लाइट रेज है, ये देखिए रे 1 रे 2, तो ये क्या करती हैं, जब इंटरेक्ट करती हैं मेटल के साथ, तो ये यहाँ पर आप लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 देख सकते हैं। तो ये लेयर 1 क्या है, लेयर 2 लेयर 3 क्या है, ये एटम्स पड़े हुए हैं अरेंज्ड। इस निकल क्रिस्टल में एटम किस तरह से अरेंज थे उनकी ये लेयर्स बनाई गई है, 3 लेयर्स, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। उसने ये कहा कि ये जो लाइट रेज है इंटरेक्ट करती है, अगर हम एंगल डिफरेंट करें तो ये क्या है, इंटरेक्ट करती हैं फर्स्ट लेयर के साथ और टकराने के बाद ये चली जाती है। और फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में जो फ़र्क है, इस फ़र्क को हम निकालेंगे और ये फ़र्क क्या है इसको देखते हैं। इस फ़र्क को देखने के लिए हम इस छोटी सी डायग्राम को थोड़ा सा एलेबोरेट करके बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास फार्मूला एम लैम्डा या एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा आता है। ये देखें, ये हमारे पास ये एंगल है हमारे पास फाई ओवरऑल, यहाँ से लेकर यहाँ पर। तो ये क्या है, नॉर्मल इसमें से गुजर रहा है, तो नॉर्मल की वजह से ये एंगल 5/2 हो जाएगा और ये भी एंगल क्या है, 5/2 हो गया। और ये एंगल हमारे पास आप देखते हैं नॉर्मल, और ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 है। तो 90 एंगल हमारे पास, ये इस एंगल को हम कह देते हैं 90 में से जब ये 5/2 निकालेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास थीटा। तो हम देखते हैं ये कैसे आया। चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू 2d cos 90 माइनस थीटा। ये क्या है हमारे पास, इसका हमने क्या लिया, ये हमारे पास था इंटरप्लेनर डिस्टेंस जिसे हमने d कहा था। ठीक है, तो ये डिस्टेंस d है और ये हमारे पास फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 2d cos 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 2d, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, साइन थीटा। ठीक है, और हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू, ये डेल्टा लैम्डा है, चेंज इन लैम्डा। तो डेल्टा लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है एन लैम्डा या एम लैम्डा। ऊपर हमने एम लैम्डा यूज़ किया तो हम एम लैम्डा यूज़ कर लेते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस लैम्डा की डेल्टा लैम्डा की, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ब्रैग्स लॉ आ जाएगा एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट हमारे पास जो मूविंग इलेक्ट्रॉन थे वो एज अ वेव बिहेव करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है फिर इनके साथ एक वेव
है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव होती है जिसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, और उसका फॉर्मूला ये है। अब थर्मियोनिक एमिशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारा पोटेंशियल 54 था जिसको हमने वी नॉट कहा, उस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स को कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। तो जनरल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जब इनको कंपेयर किया तो ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर m से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये m और ये m स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाला m दूसरी साइड पे जाके 2me v0 बना देगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पर इस इक्वेशन का, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4। इक्वेशन 1 जो हमने लैम्डा इज़ इक्वल टू एच ओवर एम वी, ये हमने निकाली थी। यहाँ पर एम वी की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है, ये इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये लैम्डा वेवलेंथ निकालने का ये फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की एक वैल्यू आ जाएगी, जो क्या है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 166 इंटू 10⁻12 मीटर आ गई। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये वैल्यू हमारे पास आई, और जब डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था तो ये वैल्यू थी हमारे पास लैम्डा की। तो ये अप्रॉक्सीमेटली उस वैल्यू के इक्वल आई, और जब ये एक्सप्लेन हो चुका कि डुअल नेचर ऑफ लाइट एग्जिस्ट करती है, डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन से इसको प्रूव किया कि अगर इलेक्ट्रॉन जब इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भी उन्होंने ये पैटर्न देखा, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी उन्होंने ये पैटर्न देखा। तो दोनों के लिए ये पॉसिबल था। ये पीक्स आ रही थी इंटरफेरेंस की, जो 54 वोल्टेज पे थी, ये वाली पीक। तो ये उन्होंने देखा और इसको एक्सप्लेन किया, और इसको एक्सप्लेन करने की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट, जे थॉमसन का था एक बेटा जिसका नाम था जीपी थॉमसन। इसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, वेवलेंथ को प्रूव करने के लिए। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव व्हेन ट्रैवल एंड बिहेव एज अ पार्टिकल व्हेन कोलाइड, दिस इज़ कॉल्ड कन्फर्म, दिस इज़ आल्सो कन्फर्म बाय जीपी थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक बीम ली थी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उन्होंने क्या किया था, एक निकल क्रिस्टल लिया था, इन्होंने एक मेटल फॉयल ली। जीपी थॉमसन अकेला साइंसदान था। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया एक्सरेज के साथ, ठीक है, और उसने देखा कि जो पैटर्न है एक्सरे के साथ और इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बीम है या रेडिएशन बीम है, इनका मोमेंटम और इनकी पोजीशन एक ही टाइम पर बैक वक़्त दोनों ही करेक्ट नहीं हो सकती। तो ये था हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो एक जगह पर मालूम नहीं किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, चाहे वो हों,
चाहे वो हाई एनर्जी रेज के लिए हो। इसने कहा द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज़ इम्पॉसिबल। द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन। इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का की मोशन है तो उसकी वेवलेंथ, फोटोन्स की वेवलेंथ के इक्वल उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। और जो फोटोन है, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन मस्ट बी स्मॉल इफ़ वी मेजर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है कि वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम किसको मेजर करते हैं, हम पोजीशन को अगर मेजर करते हैं। और अगर हम क्या करते हैं, उसकी द फोटोन ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ हैज़ हाई एनर्जी। जो फोटोन जिसकी स्मॉल वेवलेंथ होगी उसका क्या होगा, हाई एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है। तो यही था कि अगर हम क्या करें, वेवलेंथ को इंक्रीज़ कर दें तो हमारे लिए पोजीशन फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, और अगर हम वेवलेंथ को कम कर दें तो हमारे लिए मोमेंटम को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या कहता है, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज एज हाई एनर्जी फोटोन कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, फोटोन कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो क्या हो जाता है, मोमेंटम इंक्रीज़ हो जाता है। इट मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इंक्रीज़। तो उस वक़्त मोमेंटम फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। और जब हम क्या करते हैं, मोमेंटम कैन बी रिड्यूस व्हेन अ फोटोन, जब लो एनर्जी का फोटोन इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है हम उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी मोमेंटम हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उस वक़्त क्या हो जाता है, बट इट विल कॉज इंक्रीज़ इन वेवलेंथ, सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज़। तो उस वक़्त पोजीशन में जो एरर है वो फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पोजीशन मोमेंटम फॉर्म, कंसीडर अ फोटोन हैविंग मोमेंटम इज़ पी इज़ इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। एक मोमेंटम हमने फ़र्ज़ किया, एक फ़ोटोन जिसका मोमेंटम एच ओवर लैम्डा है, तो लैम्डा को हमने क्या कहा था, डिस्टेंस कहा था। लैम्डा को हमने डेल्टा एक्स के इक्वल रखा था, तो ये डेल्टा एक्स लैम्डा की जगह पे पुट किया तो ये इक्वेशन आई, और इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली एच। और जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया तो ये पता चला कि ये एच के इक्वल नहीं आता, बल्कि एच ओवर 2 पाई के इक्वल आता है, और एच ओवर 2 पाई यहाँ पर एच कट के बराबर होता है। तो ये था हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये है पोजीशन मोमेंटम फॉर्म इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म, किसकी, इसी की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। पीछे वाला फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पर p की जगह पर mv पुट किया, हम एक एक्सिस पर ले रहे हैं तो यहाँ पर vx पुट कर दिया। तो यहाँ से m क्या है, एक कांस्टेंट है, मैस चेंज नहीं हो सकता, तो ये मैस को ब्रैकेट से बाहर निकाल के दूसरी तरफ लेके, तो ये हमारे पास अलोंग x एक्सिस इक्वेशन बन गई, अलोंग y एक्सिस ये इक्वेशन बन जाएगी, और अलोंग z एक्सिस पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। एनर्जी फॉर्म हमारे पास क्या है, द एनर्जी इज emitted इन द फॉर्म ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में मूव करता है, तो वो एनर्जी एमिट करता है रेडिएशंस की फॉर्म में, यानी फोटॉन्स की फॉर्म में। और जब वो क्या आता है, जब किसी भी एटम को, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, न्यूक्लियस है, उसके गिर्द ये क्या है, शेल है, ये यहाँ से हमने क्या किया, इस एटम को
एनर्जी प्रोवाइड की। तो ये जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होके लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा। और जब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टिक नहीं पाएगा, बल्कि ये अपनी एनर्जी जो इसने गेन की थी थर्मियोनिक एमिशन की वजह से उसको लूज़ करेगा और ये वापस अपनी जगह पर पहुँचेगा। और जब ये वापस अपनी जगह पर जाएगा तो ये जो एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की होगी उसको रेडिएशन की फॉर्म में एग्ज़िट करेगा और ये एनर्जी फोटोन की शक्ल में एमिट होगी। और इसको हम क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन कहते हैं। कहता है जो डी एक्साइटेशन टाइम है और एनर्जी है दोनों बैक वक्त नहीं फाइंड किए जा सकते, करेक्ट। तो डेल्टा चेंज इन एनर्जी हमारे पास क्या होता है, HF होता है। और एफ़ की जो यहाँ पर वैल्यू पुट की, डेल्टा ई इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इज़ इक्वल टू HC ओवर लैम्डा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम के लिए इक्वेशन डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर सी। तो डेल्टा एक्स को हमने लैम्डा लेट किया था, तो ये दोनों इक्वेशंस इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आई, यहाँ से जो चीज़ें कट रही हैं तो वो हमारे पास एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आएगा डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली इज़ इक्वल टू एच। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली ने क्या कहा। नंबर 2 डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। नंबर 3 जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। नंबर 4 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो था हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसने ये कहा था कि हर कोई बॉडी जो मूव करती है उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होती है। और उसने इसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया थ्योरेटिकल, उसने हाइपोथेसिस क्योंकि ये दिया था लैम्डा इज़ इक्वल टू एच ओवर एम वी। इसको बाद में एक्सप्लेन किया डेविसन और जर्मर ने। और जब उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया तो जो हाइपोथेसिस था डी ब्रोगली का, उसे उस हाइपोथेसिस पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जे थॉमसन के बेटे जीपी थॉमसन ने, कि उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन्स की बीम ली और टारगेट मटेरियल जो कि उन्होंने निकल लिया था, तो इसने एक गोल्ड फॉयल का जो एक्सपेरिमेंट था उसी की तरह इसने भी एक फॉयल ली और उस पर बम्बारमेंट इलेक्ट्रॉन्स की। और उसने इलेक्ट्रॉन की भी बम्बारमेंट की, उसने एक्सरेज की भी बम्बारमेंट की। और उन दोनों का जो डायफ्रैक्शन पैटर्न था और दोनों को डायफ्रैक्शन पैटर्न को कंपेयर किया जो कि एक जैसा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये था कि बैक वक्त एक ही टाइम में पोजीशन और मोमेंटम नहीं फाइंड किया जा सकता, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन विद द स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली मूव करते हैं। तो अगर हम उसकी पोजीशन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए उसका मोमेंटम फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, उसमें एरर आएगा। और अगर हम क्या करते हैं, उसका मोमेंटम फाइंड करते हैं, MV फाइंड करते हैं, तो वो क्या है, उसकी पोजीशन फाइंड करना मुश्किल हो जाती है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसको हमने एक्सप्लेन किया।